दो तीन बातें जो हैं, एक तो मुझे तकलीफ़ हुई वैसे। आज मैंने आरएसएस के उनके दत्तात्रेय हरिया हुजाबल हैं कोई, तो उनका मैं स्टेटमेंट मैंने देखा है, तो मुझे तो समझ से कासिर हूँ मैं कि ये वहाँ पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कोट कर रहा हूँ 30th, शुड वी स्टार्ट डिगिंग अप 30,000 मॉस्क्स। अच्छा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। बात ये सारी कि ये इन्होंने एक बयान इन्होंने दिया कल या परसों, और दूसरी जो बात है वो ये है कि वहाँ पर जो वक्फ के हवाले से आज पहले विधानसभा से लोकसभा से उनका पास हो गया, और उसके नतीजे में ये एक मज़हब इस्लाम में एक चीज़ वक्फ है, मतलब वक्फ ये है कि किसी ने दे दिया, किसी को वक्फ कर दिया। मतलब वो जो चीज़ है कि जो वक्फ की है उस चीज़ को फिर आप ना कहीं फ़रोख्त कर सकते हैं, ना कहीं वो कोई प्रॉपर्टी ना हुकूमत, वो आपने किसी ने वक्फ की है, वो अपनी जायदाद में से किसी ने दे दी है, ठीक है ना, अपनी जायदाद का हिस्सा उसने कहा कि यार ये मेरी बहुत बड़ी ज़मीन थी, इस ज़मीन का एक हिस्सा मैंने वक्फ कर दिया। वो वक्फ करने से मतलब ये है कि वो वहाँ पे कोई मदरसा बने, कोई मस्जिद बने, कोई वहाँ पे यतीम खाना बने, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसके नतीजे में जो है वो मतलब उस शख्स ने की जो ख्वाहिश थी कि ये वक्फ हो जाए, इस काम के लिए वक्फ हो गई। वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कब्जे किए हुए लोगों ने, वो वक्फ लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की। अब वो जो वक्फ की हुई जगह हैं, उन वक्फ की हुई जगहों में जो है वो 8,72,351 जायदादें हैं जो लोगों ने वक्फ की हैं, ठीक है। वो ये भाई लोगों ने पैसा बनाना होता तो लोग हुकूमत को या किसी को प्रॉपर्टी बेच देते और ले लेते पैसा, लोगों ने वक्फ कर दिया कि यहाँ पे ये काम करें आप, ठीक है, वक्फ हो गए। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि किसी अदारे को चलाने के लिए किसी ने कहा कि यार ये अदारा आगे कैसे रन करना है, तो साथ हम एक दुकानें भी बना लेते हैं, वहाँ से आमदनी आएगी, वो जो बड़ा कॉमन ही होता है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर ये वक्फ जायदादें हैं। अच्छा, ये जो है ये 9,40,000 एकड़ से ज़्यादा है। अब इनको जो है और 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा की जायदाद है। अब उन जायदादों के ऊपर जो है वो जो है उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर ली और उसके नतीजे में वो कानून पास हो गया। अब आज वहाँ पे लोग कांग्रेस में चले गए हैं। अब एक तरह से तो ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया में मौजूद जो लोग हैं। अब आप मसाजिद के बारे में अगर ये बात करेंगे तो जाहिर है कि फिर एक वहाँ पे तनाव पैदा होगा और हो चुका है बहुत ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा पोलराइज सोसाइटी है, उसमें वक्फ के मसला इस वक्त लेकर आ गए इस टाइम पे। तो और साथ ही बातें हो रही हैं कि मसाजिद को शहीद किया जाएगा, नुकसान पहुँचाया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं सारी। तो ये बड़ा तकलीफदेह है मामला। बात सारी ये है कि और इसमें मुख्तलिफ चुनाव में और बाकी जगहों पे जो है वो कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगह मुजाहरे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि ये एक बेवक्त की रागनी होती है ना, जिसकी कोई तुक नहीं बनती कि इस आप कहें कि यार ये पूरी सूरत हाल में ये जो दुनिया के हालात हैं इसमें आप क्यों बेचैनी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेचैनी पैदा है, उसे कम करने की कोशिश हो रही है। यानी पाकिस्तान का हर शख्स इस वक्त ये सोच रहा है कि इसको हम बलूचिस्तान के इशू को कैसे रिजॉल्व करें, मुज़ाकरात किन से करने हैं, किन से नहीं करने हैं, कहाँ से BLA कौन है भाई, किधर से फंडिंग हो रही है, क्या मतलब वो शोहदा की बात हो रही है, अटैक्स कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बेचैनी को ख़त्म करने के एक है कि बैठे बैठे एक इशू आप खड़ा कर दें। तो ये वो हुआ है, वक्फ के बिल को उन्होंने यहाँ पे अमेंड कर दिया और उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में 200 से ज़्यादा जो मेंबर पार्लियामेंट हिंदू, उन्होंने इसकी मुखालफत की है, 200 से ज़्यादा इस अमेंडमेंट की। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये बिमस्टेक, जो मैं पहले भी बात करता रहा हूँ और मैं दोबारा ही बात कर रहा हूँ कि उसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई ख़त्म, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये थाईलैंड में हुई, बैंकॉक में, और ये 2 रोज़ जारी रही। ये सार्क तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, सार्क से इंडिया ने अपने आप को अलग किया। उसके बाद सार्क की हैसियत जो है, वैसे भी सार्क का जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो आगे सार्क नहीं चल सका। मेरा ख्याल से चलना चाहिए, पाकिस्तान में लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि ये आगे चले सार्क, लेकिन ये कि वो नहीं चल सका, आगे चलें जी। तो फिर अब ये चूँकि जनूबी एशिया के मुल्क आपस में नहीं मिल सके, तो फिर ये बना कि जी इसमें जो है वो एक पहले तो लुक ईस्ट पॉलिसी थी 90s में, कल भी उस पर बात मैंने की थी, आज मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि लुक ईस्ट पॉलिसी थी इंडिया में 90s के अंदर में, और नरसिम्हा राव जी और उनके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में, और वो लुक ईस्ट थी।
लेकिन अब जो 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको एक्ट ईस्ट कर दिया कि करो एक्ट ईस्ट। अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये जो इतिहाद होते हैं ना, उनके अमूमन ये होता है कि शुरू के एक दो अल्फाज से आइडिया हो जाता है कि आगे क्या है। मतलब नेटो, तो आप शुरू में ही दो पढ़ेंगे, नॉर्थ जो है वो अटलांटिक, तो आप कहेंगे अच्छा जी ये इस तरह का कोई इतिहाद होगा। तो इसी तरह से आप अगर ये बिम्स्टेक को आप छोड़ दें तो शुरू में आप रहें तो वो बे ऑफ बंगाल, बी से बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल जो है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, स्ट्रेटेजिक उसकी अहमियत आने वाले सालों में और अभी से बढ़ती जा रही है। और बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड ये फोरम है, यानी वो मुल्क जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ जिनकी अगर आप जोग्राफी देखें तो बे ऑफ बंगाल के साहिल हैं जो बे ऑफ बंगाल के, तो वो जो मुल्क हैं उनकी ये तंजीम बन गई। अच्छा, अब ये इशू है कि उसका इजलास जो है वो हुआ थाईलैंड में इस साल में। थाईलैंड में 2 साल के लिए वो चला गया। अब बांग्लादेश 2 साल तक इसकी बिम्स्टेक इसको देखेगा। लेकिन इशू ये हुआ है कि जो एक्ट ईस्ट है वो तो ख़त्म हो गया। वहाँ वो एक्ट ईस्ट में अरसे से ये बात डिस्कस हो रही है कि ये मणिपुर के और बांग्लादेश और म्यांमार के मसले सारे के सारे वो हल होने चाहिए। अब वो वहाँ पे हल नहीं हो पा रहा है, जिसके नतीजे में ये बात मैंने कल भी की थी और मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली से हनोई वियतनाम तक, दिल्ली कहाँ वियतनाम, यहाँ के प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए थे। $2 बिलियन उसके लिए शुरू में एलोकेट किए गए थे। तो वो जो है वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर जो है वो काम नहीं हुआ। और बे ऑफ बंगाल जो है ये इसकी देखें, समंदर जो है ना 90% तिजारत समंदरों से हो रही है और 80% उन समंदरों में से बहरीन से हो रही है। और इसीलिए ये एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की जो है, पहले एशिया पैसिफिक था फिर इंडो पैसिफिक, इंडो में बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो मतलब है कि 2 समंदर आ गए ना। मतलब इंडो पैसिफिक में इंडो यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन साथ आ गया, तो इंडो पैसिफिक से वो फिर आप लगाएं, इसको स्टार्ट करें अफ्रीका से। और अगर ये हम मैप भी देखें तो इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ, ये अगर हम देखें 6th मैप, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी से नज़र आता है आपको कि फ़र्क क्या है इंडो पैसिफिक में और तो एशिया पैसिफिक तो कन्फाइंड था ना, वो एशिया पैसिफिक था जो कि हमें एक येलो कलर के दायरे में नज़र आ रहा है, वो एशिया पैसिफिक है। एशिया पैसिफिक वो है जो कि पैसिफिक तक है और एशिया पैसिफिक। लेकिन जब इसमें इंडो ऐड हो गया तो ये चला गया आगे जाके ये अफ्रीका तक, इंडियन ओशन आगे फैल गया, उसमें फिर बहुत आगे बढ़ता। अच्छा, तो अब इसमें ये है जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें फिर अब बे ऑफ बंगाल पर आ जाएं तो एक तो वो ख़त्म हो गया मामला कि जिसमें वो सारे के सारे, क्योंकि म्यांमार से ही गुजर के सारे जाने, तो म्यांमार से थाईलैंड तक का जो सिलसिला सारा शुरू था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था जो कि बुनियादी तौर पे कलकत्ता से सितवी से उसने जाना था आगे मिज़ोरम, तो वो भी नहीं चल पा रहा क्योंकि ये म्यांमार के थ्रू, म्यांमार में जो भी कुछ जितने प्रोजेक्ट हैं एक्ट ईस्ट या लुक ईस्ट के, वो सारे म्यांमार से गुजरते हैं। और म्यांमार के अंदर वहाँ राखीन स्टेट और चेन स्टेट और फिर जो सूरत हाल बनी हुई है मणिपुर की सारी, ये सारे, तो वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे देखें इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे, लेकिन वो मुल्क जो हैं वो ज़ाहिर है। और फिर अब ये जो टैरिफ्स आए हैं उसके बाद एक नई वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स जन्म लेगी, तो वो भी सारा का सारा मेरा ख्याल है मामला वो वहाँ पे उनका ठीक नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई है डॉक्टर यूनुस के साथ, अब इनकी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में पहले तो खाना रात को, कल जो हमने जिक्र किया था कि खाना खाया, फिर आज मुलाकात हुई। उस मुलाकात में वो जो डॉक्टर यूनुस की तरफ से बात हुई थी कि जी डॉक्टर यूनुस ने कहा था ये 7 सिस्टर्स वाला, उसका जिक्र ही नहीं, ना उसका कहीं जिक्र है, ना उसका कोई दूर दूर तक किसी अलामी, ना कोई बात ही नहीं की कि जी आपने ये 7 सिस्टर्स की बात की है। रिकगनाइज़ कर लिया डॉक्टर यूनुस को और उनको ये रिकगनाइज ही करना था। लेकिन जो हैरान कुन बात है वो ये है कि अब मैं
मीडिया उन्हीं का कोट कर रहा हूँ, इंडिया टुडे, कि डॉक्टर यूनुस ने वहाँ पे बात की कि शेख हसीना को हमारे वाले किया जाए। इंडिया टुडे 34। मैंने कहा मैं उनके ही मीडिया को कोट कर रहा हूँ कि उनके पहली मुलाकात में डॉक्टर यूनुस कह रहे हैं कि हमारे हवाले किया जाए हसीना वाजिद को। ठीक है, कोट इंडिया टुडे। दूसरी जो बात है, ये बांग्लादेश का मीडिया, द डेली स्टार 36, यूनुस मोदी मीटिंग डिस्कसेस हसीना's एक्सट्रेडिशन, हसीना वाजिद का हवाले किया जाए। ठीक है, उसके बाद ढाका ट्रिब्यून 37, हसीना एक्सट्रेडिशन, बॉर्डर रिवर इश्यूज फीचर इन यूनुस मोदी टॉक्स। बात यह है कि मुझे नहीं समझ में आता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बाज़ दफ़ा वो अपने मुल्क में तो जो बात करते हैं वो करते हैं, वो सामने जब जाते हैं तो बात मतलब इतना शोर शराबा जो हो रहा होता है मीडिया में, एक हंगामा, ये वो सारा तो होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके वहाँ पे कोई बात करेंगे, वो चाइना का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, अब इशू ये है कि फिर उन्होंने क्या बात की, 38 द स्टार, इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू पीपल सेंट्रिक रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। हम पब्लिक टू पब्लिक राब्ता है। ठीक है, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहे हैं हम, कमिटेड पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, अवाम के साथ हमारा राब्ता है। 39 डेली स्टार, इंडिया डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर पार्टी इन बांग्लादेश। अवाम से हमारा ताल्लुक है, कोई पार्टी आती जाती है, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। और डॉक्टर यूनुस जो है उनके साथ डिस्कस हो रहा है हसीना वाजिद साहिबा की एक्सट्रेडिशन कैसे होनी है। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्रायलिटरल कल भी मैंने बात की थी, एक तो वो करादान वाला है, फिर दूसरे बाद ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये भी म्यांमार से गुजरता है, तो इसका भी अब म्यांमार में भी प्रॉब्लम, मतलब म्यांमार और बांग्लादेश ये तो सारे जो हैं ये एक प्रॉब्लम में है सारे प्रोजेक्ट्स। और इस दौरान जो यानी एक ऐसी बात होती है ना कि आप कहें कि जी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ने जवाब दे दिया इंडिया को, ठीक है ना, इंडिया ने मतलब बांग्लादेश ऊपर से कहते हैं ना, ऊपर से आना, बांग्लादेश इस वक्त ऊपर से आया हुआ है इंडिया के, ऊपर से आने से कहते हैं ना कि वो एक हैवी हैंड। यानी उन्होंने पहले 7 सिस्टर्स की बात की, चाइना के साथ उन्होंने बात की, उन्होंने इंडिपेंडेंट बिल्कुल अपनी पॉलिसी इख्तियार की, वहाँ पर प्रॉपर इनकलाब आया, प्रॉपर इनकलाब आया, और ऐसा इनकलाब आया जो कि मोरूसी सियासत के खिलाफ है। ये मैं बात उन्होंने नहीं माना उनकी यूथ ने कि मोरूसी सियासत जो है उन्होंने उसको चलता कर दिया, और वहाँ पे एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जन्म लेगा। ठीक है, और उसमें इलेक्शंस होंगे, कैसे होगा, वो स्टूडेंट्स आएंगे, वो उनके यंग एक आप समझे लीडरशिप उभर के सामने आ गई है बांग्लादेश में। वो लीडरशिप उभर के सामने आ गई जो अमेरिका अवार्ड दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसको अमेरिका अवार्ड दे रहा है स्टेट डिपार्टमेंट। अब इशू ये है कि ये इन्होंने ना तो वहाँ पर बात की है कि 7 सिस्टर्स वाली प्रोजेक्ट सारे हट हो गए हैं। बे ऑफ बंगाल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डॉक्टर यूनुस, बांग्लादेश के जो हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश गार्डियन हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कुछ छोटा सा, उन्होंने कहा हम गार्डियन हैं इसके, हम ये पूरा जो बे ऑफ बंगाल है हम इसको मतलब हम हावी ऊपर, मतलब ये हमारा है बे ऑफ बंगाल, ये छोड़ दें 2 बंदरगाहें इधर हैं, आपके पास क्या था, मतलब बे ऑफ बंगाल, उसका नाम क्या है, बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये मेरा ख्याल है एक और इत्तेहाद जो है ये, अब इसमें हावी बड़ी फोर्स अगर होगी इसमें, तो इसमें बांग्लादेश या वो ममालिक जो कि म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल से उनकी कोई अच्छी ताल्लुकात नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वहाँ जो गवर्नमेंट आई है, तो ये सारी अपने अगर स्ट्रेटेजिकली इनको देखें रीजन के मामलात को, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये जो मुसलमानों की जायदादें यहाँ पे नज़र रखें और यहाँ पे बातें करें कि हम यहाँ पे मसाजिद को ये करेंगे। और वैसे तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी एक अफसोसनाक बात है। आज वहाँ पर सीज़फायर नहीं हुआ, लेकिन 2 शख्सियात के दरमियान आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे। ईरान के सदर मसूद पशेयां, गज़ा में जो है वो मामलात वैसे ही हैं, देखते हैं कि क्या होना है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा, वरना ये पूरा रीजन भी बॉयल कर जाएगा, ये मशरिक़ वस्ता से लेके। ईरान के सदर की सऊदी अरेबिया के वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और इसमें अब बहुत कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से, इस पर कल हम बात करेंगे कि वहाँ से अब देखें ना, स्टीव विटकॉफ से मुलाकात हुई है, रशिया ये यूक्रेन
कि क्या मामला तय होने जा रहे हैं। पहले अगर यूक्रेन के मामला अगर तय हो गए, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि डील होने जा रही है, दोबारा कहा है उन्होंने, पहले तो कहा था डेड हो गई ये डील, ये सारा उन्होंने कहा दोबारा हो गई है, तो वो मजीद कोई मुतालबा ऐसा है जो मान लिया। और क्या उसके नतीजे में फौरी तौर पर अगर वो डील हो जाती है, अगर वो माहिदा तय हो जाता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है दोबारा, ठीक है। और उनके जो एनवॉय थे वो भी मीडिया पे मुसलसल कह रहे हैं कि प्रोग्रेस आगे हुई है और आगे बात बढ़ रही है। और सीएनएन पे भी, सीएनएन पे बैठे हुए हैं, और रशिया सीएनएन पे बैठा हुआ है। और ये जो माइक वॉल्स के ऊपर हटाने की बात चल रही है ना, ये वहीं जो रशिया के खिलाफ थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो रशिया के खिलाफ थे, यूक्रेन के साथ थे। तो इनको वो जो लारा लूमर है, उन्होंने कहा है कि ये बागी गद्दार है, ये लॉयल नहीं है आपका, क्योंकि ये तो यूक्रेन के साथ मिला हुआ था, ये तो हम तो रशिया के साथ हैं। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि रशिया के लोग सीएनएन पे और फॉक्स पे बैठे हुए हैं, और वो जो हैं वो वहाँ पे कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त, ट्रम्प साहब ने तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रोक दी।